ओम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागत और विविधता का सिद्धांत। इस चैप्टर में हम आज 12वां भाग देखेंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था वह था संलग्नता, लिंकेज पे भी वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो आज का टॉपिक है वो क्या है, पुनर्योजन, जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है इसको समझते हैं। री मीन्स होता है पुनः, री मीन्स क्या होता है पुनः, और कॉम्बिनेशन मीन्स होता है बनना। कोई नई चीज़ जब नए सिरे से बनती है तो इसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि संतति में ऐसे जीनों का संयोजन जो कि उनके पैतृक पीढ़ी में न हो, इस प्रक्रिया को पुनर्योजन कहते हैं। तो यहाँ इस बात को समझते हैं कि संतति का मतलब होता है कि संतान। जंतु या पौधों के जो संतानें होती हैं उनमें जीनों का ऐसा संयोग बने जो उनके पेरेंट यानी पैतृक पीढ़ी, पेरेंट जनरेशन में न हो। इसका अर्थ अगर सामान्य भाषा में समझें तो कि जो बच्चे बन रहे हैं वह अपने माता पिता से भिन्न लक्षण लेके प्रकट हों। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनर्योजन, और या इंग्लिश में हम इसको क्या कह दिए, रिकॉम्बिनेशन। ये बात तो समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट को हम देखते हैं, उस संतति को हम क्या कहते हैं, पुनर्संयोजी, रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया से जो बच्चे पैदा होते हैं, जो संतति मिलती है हमें, उसको हम पुनर्संयोजी, रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तीसरे बिंदु पे आते हैं। मेंडल ने अपने द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में मटर के 2 लक्षणों को लिया था। तो यहाँ हम समझते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। तो डाई हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब हम 2 लक्षणों को लेके हम क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण कराते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने कितने लक्षण लिए, 2 लक्षण लिए, इसीलिए 2 के लिए क्या होता है, द्वि, और इसीलिए डाई वर्ड यूज हुआ, हाइब्रिड, जिससे उन्हें F2 पीढ़ी में 9:3:3:3:1 का अनुपात मिला। 9:3:3:1 का रेशियो मिला मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के नियम से। मेंडल ने इस अनुपात में देखा क्या, इसको हम समझते हैं। तो पहले हम देखें कि मेंडल ने लिया क्या था। मेंडल ने जो पैतृक पीढ़ी में लिया था वो गोल व पीला बीज लिया था जो कि प्रभावी थे, झुर्रीदार और हरा लिया था जो क्या थे, अप्रभावी थे। इन पीढ़ियों को लेके जब मेंडल ने F2 में देखा तो उन्हें ये अनुपात मिला। तो ये 9 अनुपात क्या कहता है, यह 9 अनुपात दर्शाता है कि जो पौधे ज़्यादातर जो 9 रेशियो में मिले वो कैसे मिले, गोल मिले, और कैसे मिले, पीले रंग के मिले, जो प्रभावी लक्षण था। जो 1 मिला वो कैसा था, झुर्रीदार और हरा था। ये दोनों लक्षण पैतृक पीढ़ी की तरह थे, लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो 3 अनुपात में मिला वो ऐसे लक्षण मिले जो उनके पैतृक पीढ़ी में नहीं थे। जैसे समझते हैं, यहाँ पे जो 3 अनुपात में मिला वो गोल और हरा मिला, गोल और हरा। यहाँ देखिए गोल और पीला है और झुर्रीदार हरा है पैतृक पीढ़ी में, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा संयोग अनुपात में मिला वो मिला गोल और हरा। यानी ये ऐसे लक्षण प्रकट हुए जो उनके पैतृक पीढ़ी में नहीं थे। तो इनको हम क्या कहते हैं, पुनर्संयोजी, यानी ये रिकॉम्बिनेंट हैं। और ये किस प्रक्रिया से बने, रिकॉम्बिनेशन से बने। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो ये जो 3 अनुपात है, यहाँ क्या बना, झुर्रीदार और पीला। झुर्रीदार पीला इन पैतृक पीढ़ियों में लक्षण एक साथ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे 3 अनुपात में बने, तो ये क्या कहलाते हैं, पुनर्संयोजी कहलाते हैं। तो जब बाद में देखा गया कि मेंडल ने इसका कारण नहीं बता पाया कि क्यों ऐसे पुनर्संयोजी बनते हैं, लेकिन बाद में जब इसको देखा गया तो पाया क्या गया कि 1909 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉनसन था। उन्होंने क्या देखा, कायज़मेटा। अब एक नया शब्द है कायज़मेटा, इसको हम समझते हैं। कायज़मेटा क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन का। आप नए हैं तो अर्धसूत्री विभाजन को जरूर समझिएगा।
अर्धसूत्री विभाजन एक तरीके से ऐसा विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और यह अर्धसूत्री विभाजन पाया कहाँ जाता है, तो जो लैंगिक जनन अंग होते हैं, जैसे अगर पौधे में बात करें तो परागकोश में, और जो स्त्री केसर में कहाँ, ओव्यूल बीजांड में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर हम जंतुओं की बात करते हैं तो जो नर होगा उसके वृषण यानी टेस्टिस में होते हैं, और मादा होगी तो उसके ओवरी अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन को हम दो भागों में बांटते हैं, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मियोसिस। तो जॉनसन ने देखा कि मियोसिस के फर्स्ट, हमने अभी बताया कि हम अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस को दो भागों में बांटते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो उसमें क्या देखा कि जीन या डीएनए के खंड मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय के द्वारा समजात गुणसूत्रों में अदला बदली करते हैं, जिससे पैतृक लक्षण परिवर्तित होते हैं। यहाँ पे देखा क्या गया कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज प्रथम में जो डीएनए के खंड होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, अदला बदली हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ हम चित्र में देखते हैं, यहाँ देखिएगा प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ पे दो समजात गुणसूत्र होते हैं। अगर हम बात करते हैं समजात गुणसूत्र, जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये पता है कि इंसान में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर हम जोड़े की बात करें तो उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी दो गुणसूत्र के ये जो पेयर बनते हैं, जो जोड़ियाँ बनती हैं, जिसको हम 23 जोड़े बोले, यही एक एक जोड़ा क्या कहलाता है, समजात गुणसूत्र कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि दो समजात गुणसूत्र जब आपस में अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में अलग होने लगते हैं तो जिन बिंदुओं पे इनके जो ये क्रोमैटिड हैं, जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, गुणसूत्र के भाग हैं, खंड हैं, जब आपस में फंस जाते हैं, जिन बिंदुओं पे फंस जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, काइज़मेटा, जिसको सबसे पहले किसने देखा, जॉनसन ने। तो इन बिंदुओं पे जहाँ पे गुणसूत्र के खंड फंस जाते हैं और वो अलग होना चाहते हैं किंतु अलग नहीं हो पाते, और अलग अलग होते ही इनके खंडों की क्या होती है, अदला बदली हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट में। तो जब इनके खंड बदल जाते हैं तो इनके लक्षण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि इन्हीं खंडों में इनके लक्षण रहते हैं। और लक्षण किस में पाए जाते हैं, जीन के द्वारा प्रकट होते हैं। तो क्या कहा गया कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, और इस प्रक्रिया के जिसमें खंडों की अदला बदली हुई, उसको क्या नाम दिया गया, क्रॉसिंग ओवर कहा गया। तो ये बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया है। पुनः देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर वो प्रक्रिया है जिसमें जब समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं तो वह अपने खंडों की अदला बदली करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर अधिक होगा वहाँ पुनर्योजन की प्रक्रिया अधिक होगी। इस लाइन को समझते हैं, पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है नए सिरों से कोई चीज़ बनना, अदला बदली होना, नए तरीके से जुड़ना। तो अगर कहीं पे किसी भी जीव में यदि क्रॉसिंग ओवर अधिक हो रहा है, यानी नए नए लक्षण, नए नए जीन आपस में मिलजुल रहे हैं, तो पुनर्योजन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि संतति में ऐसे लक्षण प्रकट होंगे जो उनके पेरेंट यानी पैतृक पीढ़ी में नहीं हैं। तो जहाँ क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि पुनर्योजन अधिक होगा तो सहलग्नता कम हो जाएगी। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि लिंकेज वहाँ ज़्यादा पाया जाता है जहाँ जीन आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और जब जीन ज़्यादा पास होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है और वह आसानी से अलग नहीं हो पाते, उनके खंड नहीं बदल पाते, तो वहाँ पे सहलग्नता होती है। यानी क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे बहुत कम होगा वहाँ पे सहलग्नता क्या होगी, अधिक होगी, और जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, अधिक होगा, पुनर्योजन क्या होगा, अधिक होगा। ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में क्या है, विपरीत हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं कि सहलग्नता
व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टे होता है किसके, 1/, जीनों के मध्य की दूरी। यदि कोई गुणसूत्र पे 2 जीन है, यदि उनके बीच की दूरी ज़्यादा है तो सहलग्नता क्या होगी, कम होगी, यानी उनके जीनों का अलग होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएंगी। यदि जीनों के बीच की दूरी कम होगी तो सहलग्नता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पुनर्योजन जो होता है समानुपाती होता है जीन विनिमय के, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर। तो जितना अधिक क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ही अधिक क्या होगा, पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे देखते हैं कि जितना अधिक ये पुनर्योजन होगा यानी जीनों के मध्य दूरी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी। अब ये जो अगला पॉइंट है, ये नीट में इससे संबंधित कई क्वेश्चन आए हैं। जब डीएनए के खंड एक संलग्न समूह से दूसरे संलग्न समूह में जाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी डीएनए का खंड है वो टूटा और एक संलग्न, जिसको हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं, एक संलग्न समूह से दूसरे गुणसूत्र के लिंकेज समूह में चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन मीन्स कि कोई भी लिंकेज समूह, अब लिंकेज समूह क्या होता है ऐसे समझते हैं, ये गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र पे ये जो जीन पाए गए हैं, तो इन जीनों की जो सीरीज़ है, इन जो जीनों का क्रम है, जैसे यहाँ पे कितने 6 जीन पाए जा रहे हैं, तो इस गुणसूत्र पे जितने भी जीन आपस में सटे हुए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सहलग्न समूह। तो ये जो लिंकेज ग्रुप है ये अपने अगल बगल गुणसूत्र से क्या कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, समजात गुणसूत्रों में। यहाँ ट्रांसलोकेशन की बात कर रही है, जो समजात गुणसूत्र नहीं होते। ट्रांसलोकेशन वहाँ पाया जाता है कि जो गुणसूत्र आपस में समजात नहीं होते, यानी इन जोड़ों के बीच इस तरीके से जब लिंकेज समूहों का क्या होता है, बंटवारा होता है, अदला बदली होती है, तो इसे हम क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन। और एक पॉइंट यहाँ पे सहलग्नता की बात हुई, तो इसको भी हम यहाँ शेयर कर लेते हैं कि लिंकेज सहलग्नता शब्द का प्रयोग सबसे पहले TH मॉर्गन ने किया था। यह वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना सारा प्रयोग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी फल मक्खी पे किया। तो यहाँ पे मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है।